हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने न्यूक्लियाई चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज मैं इस लेक्चर में बेसिकली बात करूंगा एटम चैप्टर की, ठीक है। और एटम चैप्टर ध्यान रखना बच्चों, जो आपका आगे आने वाला सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें एटम चैप्टर के क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और मतलब अभी तक का अगर एनालिसिस देखा जाए पेपर के अंदर तो सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। इतने हार्ड भी नहीं तो इतने सीधे भी नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के पूछा गया है, पैटर्न जो है हल्का सा घुमा के दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इन 1898 वॉज प्रोपोज्ड बाय, ठीक है। मतलब अभी जो एटम चैप्टर था उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट थे। और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी रखी थी, जनरल थ्योरी एटम के बारे में, ठीक है। तो उसमें ही एक पहला जो साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था, वो था अपना जे थॉमसन, ठीक है ना। उसने 1898 में क्या बताया कि एटम जो है वो एक तरह से वाटरमेलन है, वाटरमेलन की तरह आप उसको बिहेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वाटरमेलन जो होता है उसके अंदर जो रेड कलर का पार्ट होता है ना, वो तो पॉजिटिव चार्ज को बताता है। और बेसिकली उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आप ये बोल सकते हो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो उसके नेगेटिव पार्ट को बताते हैं, ठीक है। और इसको प्लम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया था, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जैसे ये एटम है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से एम्बेडेड होंगे जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। बाकी का जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेगा, बताएगा, ठीक है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी आप लोगों को करके जाना है, ठीक है, जे थॉमसन। चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे पुराने वाले लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें मैंने 2 लेक्चर डाले थे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने बात की थी, ठीक है। तो उसके अंदर एटम चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने बताया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से 2 में या n इज इक्वल्स टू 4 से 1 में आता है या 4 से 2 में आता है, तो एक किस तरह का रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिटेड करता है, ठीक है ना। तो वो रीजन्स की मैंने बात की थी उसके अंदर, तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिस्ट होता है 3 एनर्जी लेवल से 1 एनर्जी लेवल के अंदर इन अ हाइड्रोजन एटम। बेसिकली आपको पता है एटम चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन एटम की बात होती है, ठीक है। रिजल्ट्स इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो रिजल्ट की फॉर्म में हमको जो रेडिएशन मिलती है वो अल्ट्रा वायलेट मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम। तो बताओ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ना वो कौन से ट्रांजिशन में हमको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें सीधा सा आंसर है, इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन हमको जब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होगा 4 से एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 3 के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, इन ए हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। मैंने कहा था कि एटम के अंदर जैसे आप बोर रेडियस की बात करते हो, वेलोसिटी की बात करते हो, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी की बात होती है, और लास्ट में आपकी आती है जनरली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो लास्ट में जनरली टोटल एनर्जी आती है, उससे पहले काइनेटिक पोटेंशियल। तो देखो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है उसको यूज़ में लेकर के और हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी।
तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिराइव तो करेंगे नहीं। ई स्क्वायर अपॉन में होता है 8 पाई एप्साइलन नॉट इंटू में आर। ठीक है, और फिर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आर। ठीक है, तो जब यहाँ से आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्साइलन नॉट इंटू में आर। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, इसमें माइनस में है ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्साइलन नॉट आर, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये बोर रेडियस और बोर वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे थे उसमें ये डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, द रिलेशन between the orbit radius and the electron velocity for a dynamically stable orbit in a hydrogen atom is। ओहो बहुत बढ़िया है, ये रिलेशन पूछा गया है आपसे, एक तो ऑर्बिटल रेडियस और एक आपसे पूछा है उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है ना, मतलब आपसे बेसिकली इसने पूछा है आर और वी के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसे निकलता है, इसके लिए आपकी थ्योरी जो है ना वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एफ ई, ठीक है, जो एक्ट करता है बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है, तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लग रहा है, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। एक्चुअल में देखो 11th में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, लेकिन जितने भी अदर फोर्सेज होते हैं ना, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, दिस ऑल फोर्सेज कैन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्सेज। ठीक है, मतलब नेचर में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई भी फोर्स होता नहीं है, लेकिन अदर फोर्सेज जो होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए बाउंड कर देता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो इधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको क्या करेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, सेंटर की तरफ धकेलेगा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, ये इधर जाना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मजबूर कर देगा कि सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो एफ ई बराबर एफ सी। अब सुनना भाई ध्यान से यहाँ से, ठीक है, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको पता है कूलम्स लॉ जो है हमारा, वो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इसकी जगह जब अपन रखेंगे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 की जगह हो जाएगा ई स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है दैट इज एम वी स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाता है, आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, 4 पाई एप्साइलन नॉट, और इनटू में हो जाएगा एम आर। ये आ गया, तो बेसिकली जब v की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल्स हो जाएगा रूट ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट, और इनटू में हो जाएगा बच्चों एम आर। अब देख लो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक करेक्ट आंसर होगा। देखो इसमें ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट एम आर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इन द गिगनर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड आर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द स्कैटरिंग एंगल्स रेस्पेक्टिवली एट। ठीक है भाई, जो आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इसको गिगनर मार्सडन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, तो उसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, वो जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हो रहा था
कि जब किसी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे 10,000 के अराउंड, तो उनको जब फेंका गया तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो थे ना, मैक्सिमम पार्टिकल्स बोल सकते हो आप, तो कुछ मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे वो तो सीधे चले जाते हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका एटम है, यहाँ पर मान लीजिए एटम है, ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को भेजा गया, तो इसमें से क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे ना वो सीधे चले जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब ये अल्फ़ा पार्टिकल सीधे मूव करेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक पार्टिकल अप्रोक्स 8,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो जिस पाथ से जाता है ना वापस वो उसी पाथ से लौट आता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कैटर्ड जो पार्टिकल्स होंगे वो किस एंगल से जाएंगे, और मिनिमम नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो होंगे वो किस एंगल से जाएंगे, ये बात इसने पूछी है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, थीटा बराबर 0 पे जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस पे मैक्सिमम आ रहे हैं, थीटा बराबर 0 पे क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो एक पार्टिकल जो था जिस पाथ से गया वापस उसी पाथ से लौट गया, तो यहाँ पे अगर अपन थीटा देखें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो देख लो मैक्सिमम के लिए कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, और मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो इसमें देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। बस ये है कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आगे कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। तो अगर बेसिक अगर वीक है या आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ रखा, फॉर्मूले याद नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय।